नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है जीवन संगिनी, जिसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है और ये दूसरा पार्ट है। गला बहुत ख़राब है, बहुत धीरे धीरे बोला जाएगा, प्लीज़ थोड़ी साउंड तेज़ करके जब सुन लीजिएगा। आपके बेटे का दिमाग कितना गर्म रहता है, कुछ भी करने से पहले ये लड़का कुछ सोचता ही नहीं है। बड़ाऊ, हम पे तो बहुत चला लेते हो, अब जाकर अपने लाडले को समझाओ ना। अगर उसने बहू को घर से बाहर निकाला ना, तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी और भूल जाऊंगी कि वह कितना बड़ा बिजनेसमैन है। सलोनी लहंगा उतार कर साड़ी पहन चुकी थी और खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सोच रही थी। इतने में अभिमन्यु गुस्से में कमरे में आता है। धोखेबाज लड़की, अभी इसी वक्त मेरे कमरे और मेरे घर दोनों से बाहर निकल जाओ। मयंक जी पीछे से आकर कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा अभिमन्यु? बहू कहीं नहीं जाएगी, हम बाद में बैठकर इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो हो गया सो हो गया। अभी ये लड़की तुम्हारी पत्नी है। प्लीज़ पापा, मुझे इसके साथ नहीं रहना, यही मेरा डिसीजन होगा। और अगर आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे यह रिश्ता निभाने के लिए फ़ोर्स किया तो मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सलोनी डर की वजह से कांपने लगती है। अभिमन्यु गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है। सलोनी अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। बालों की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अभिमन्यु उसे हाथ पकड़कर घसीटता हुआ बाहर लेकर जाता है। घर के सभी मेंबर उसे मना करते हैं, लेकिन अभिमन्यु किसी की भी बात नहीं मानता। विशाल भी बराबर उसे मना करता है। अभिमन्यु सलोनी को घर से बाहर निकाल कर कहता है, मैडम का सामान ला कर रखो, गाड़ी में बिठाकर उसे वापस उसी जगह पर छोड़ कर आओ जहाँ से हम इन्हें लेकर आए हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्यों सबके सामने तमाशा बना रहा है? कल की न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाएगी, बिजनेस टाइकून अभिमन्यु ने शादी के पहले दिन ही पत्नी को घर से बाहर निकाला। वैसे तो तेरी दुश्मन घात लगा कर बैठे हैं, क्यों खुद का बेड़ा गर्क करना चाहता है? मैं एक धोखेबाज लड़की के साथ नहीं रह सकता, नीलिमा जी कहती है। उसने कोई धोखा नहीं दिया है, बल्कि धोखा तो हम सबको नम्रता ने दिया है, जो शादी वाले दिन घर छोड़कर चली गई। उसने तो सिर्फ सुनिधि के कहने पर उसकी इज्जत बचाने के लिए यह सब कुछ किया है। बेटा तू शांति से घर पर बैठ, तो इसके बाद हम सुधीर से बातें करते हैं। लेकिन तू तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। आग पानी लेकर चल गया, ऊपर बहू को निकाल कर घर से बाहर खड़ा कर दिया। आप लोगों को जो करना है करिए, मैं जा रहा हूँ। अभिमन्यु गुस्से में बाहर निकल जाता है। विशाल भी उसके पीछे चला जाता है। कुसुमा जी और नीलिमा जी रोती हुई सलोनी को शांत करती हैं और अंदर लेकर जाती है। सलोनी पैरों में बैठकर कहती है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने किसी को जानबूझकर धोखा नहीं दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप आंटी जी से फ़ोन करके पूछ लीजिए। कुसुमा जी सलोनी के आंसू पोंछकर कहती है, हमारे यह बाल धूप में यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, हमें उम्र का तकाजा है और तजुर्बा है, इंसानों को पहचानने का भी। बेटा तेरी आंखें और तेरा चेहरा देखकर हम बता सकते हैं कि तू झूठ नहीं बोल रही। बुढ़ऊ, सुधीर को फ़ोन लगाओ। इधर नम्रता के घर में सुनिधि जी रो रो कर पागल हुई जा रही थी कि जब अभिमन्यु के घर में सबको सलोनी का सच पता चलेगा तब क्या होगा। और सबसे बड़ी टेंशन उन्हें इस बात की थी कि जब सुधीर जी को सच पता चलेगा तब क्या होगा। इतना सोच ही रही थी कि तभी फ़ोन की घंटी बज जाती है और उसके साथ ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। अरे दयानंद जी का फ़ोन है। हे भगवान, अब इन्हें सच पता चल जाएगा, अब मैं क्या करूँगी? जी कर रहा है धरती फट जाए, मैं उसके अंदर समा जाऊँ। अब इन्हें क्या जवाब दूंगी कि नम्रता ने क्या कांड किया है। प्रणाम बाबूजी। सुधीर बेटा, अगर तुम्हारी बेटी को यह शादी नहीं करनी थी तो उसने पहले हमें बता दे दिया होता। हमने शादी के लिए कोई ज़बरदस्ती तो नहीं की थी। अरे हमारे अभिमन्यु के लिए तो बहुत सारी लड़कियां थी, वह तो तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी तहजीब देखकर हमने तुम्हारी बेटी को पसंद किया था। क्या बात हो गई बाबूजी, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या नम्रता से कोई गलती हुई है? बेटा यह तो तुम अच्छी तरह जानते होंगे, या फिर तुम्हारी पत्नी अच्छी तरह जानती होगी। फिलहाल इस वक्त मेरे घर में जो लड़की दुल्हन बनकर बैठी है वह नम्रता तो नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप बापूजी? दुल्हन के रूप में नम्रता नहीं है तो फिर कौन है? हमने भी अपनी बेटी आपके साथ विदा की थी। अच्छा ज़रा अपनी पत्नी से पूछना, हमारे साथ जो लड़की बहू बनकर विदा होकर आई है, क्या वह तुम्हारी बेटी है? सुनिधि शादी कर किसकी हुई है? अभिमन्यु के साथ क्या किया है तुमने?
जी मैंने कुछ नहीं किया। बारात आने से पहले नम्रता चली गई थी। उसने बोला था कि वह 1-2 घंटे में वापस आ जाएगी। बारात दरवाजे पर खड़ी थी। दूल्हा मंडप में पहुंच चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सलोनी को दुल्हन बनाकर वहां पर बिठा दिया। बापूजी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत नाराज़ हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तुमने। मेरे सपनों पर और तुम्हारी बेटी ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। जानती हो मैंने इस परिवार के साथ रिश्ता क्यों बनाना चाहा था? क्योंकि वह भोपाल का जाना माना बिजनेसमैन परिवार था। अगर उनके साथ हमारा नाम जुड़ जाता तो हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा होता। जो कंपनी आज डूबने के कगार पर है, वह एक बार फिर से खड़ी हो जाती। मयंक जी ने वादा किया था कि वह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें देंगे, लेकिन अब वह हमें कुछ नहीं देंगे। तुमने और तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब समाज में सबको पता चल जाएगा कि अग्रवाल परिवार की बहू मेरी बेटी नहीं है, तो लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी कहाँ गई। शादी वाले दिन मेरी बेटी घर से छोड़कर भाग गई। मेरा बहुत मान बढ़ेगा, बहुत सम्मान होगा। लोग मेरा नाम शान से लेंगे, न्यूज़पेपर में मेरे नाम के स्टिकर छप जाएंगे। क्या सोचकर किया तुम लोगों ने ये सब? बेटा सलोनी, तुम रोना बंद करो। हमारा अभी थोड़ा गर्म दिमाग का है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ जाएगा। और वैसे भी नीलिमा, मुझे तो यह लड़की नम्रता से लाख गुना अच्छी लग रही है। पहले हमारी नज़र इस पर क्यों नहीं पड़ी? वरना हमने तो इसी को पसंद किया होता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है माँ जी। और अब तू रोना बंद कर बेटा और मेरे साथ चल। नीलिमा, रात के 10 बज रहे हैं और तेरे बेटे का कुछ अता पता नहीं है। मयंक, तू घर पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? विशाल को फ़ोन लगा और पता कर नालायक कहाँ पर है। माँ, मैंने विशाल को फ़ोन करके पूछ लिया है, अभी उसी के साथ है। उस नालायक को अपनी पत्नी के साथ होना चाहिए। उसे बुला, मैं उससे बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। ये बेटी बहुत अच्छी है, बेचारी दुख भाग्य की मारी है। यह लड़का उसे और रुला रहा है। किस्मत में जो कुछ होता है वही मिलता है। अब अभी की किस्मत सलोनी के साथ जुड़ी हुई थी तो भला नम्रता से शादी कैसे हो जाती? मुझे तो इस लड़की में कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन माँ, अभिमन्यु यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आप जानती हैं कि वह नम्रता से भी शादी करना नहीं चाहता था। वह तो हमारी ज़बरदस्ती से कर रहा था। अब उसे बहाना मिल गया है, तो फिर क्या करेंगे? इस बच्चे का कुछ भी हो, ब्याह कर लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि धोखा हुआ है, लेकिन मुझे तो यह धोखा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे सलोनी नम्रता से ज़्यादा अच्छी लग रही है। कुसुमा जी, अभी तो इसे आए चंद घंटे हुए हैं। नम्रता को हम पहले से जानते थे। अब इस लड़की के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। तुम फिर बोले बड़े हो बीच में। जब बोलते हो तब गलत ही बोलते हो। इतना जानते थे तुम नम्रता को? तुम नम्रता को बातों से जानते थे। अगर जानते थे कि वह लड़की ऐसी है तो शादी वाले दिन भाग जाएगी, तो क्या शादी तय करते? एक वह नम्रता थी जो शादी वाले दिन माँ बाप की इज्जत बर्बाद करके भाग गई। दूसरी की सलोनी, जो दूसरों की इज्जत बचाने के लिए उस बेचारे ने एक गैर के साथ शादी कर ली, जिसके बारे में वह जानती तक नहीं थी। दिमाग है तुम्हारे पास, अगर होता तो यहाँ नहीं बैठे होते। क्या करो कुसुमा जी, सारा ज्ञान तो भगवान ने आपको दे दिया, मुझे बेचारे को झोली में बचा कुचा गया। ज़्यादा मुंह मत चलाओ। फ़ोन मिलाकर अपने उस नालायक पोते को घर पर बुलाओ। अगर आधे घंटे में अभिमन्यु मुझे यहाँ पर नहीं मिला ना, तो अगले ही पल मैं खुद पहुँच जाऊँगी विशाल के घर और टांगे तोड़कर वापस लेकर आऊँगी। बोल देना उसको दादी अपने पूरे रौद्र रूप में है। बेटा मयंक, जरा अभिमन्यु को फ़ोन मिला दे, वरना तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सलोनी की वजह से दादी और पोता आमने सामने आ जाएं। तू अपनी माँ को जानता है ना, अगर एक बार इसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो उसे महीनों लग जाते हैं शांत करने में। क्यों बैठी मक्खी उड़ा रहा है बेटा? जल्दी से अभिमन्यु को बुला ले। सलोनी अपने कमरे में बैठकर उसके साथ जो कुछ भी हो उसके बारे में सोचती है। मुझे नहीं पता मैंने जो किया वह सही किया या नहीं, लेकिन हे भगवान, अब मैं आगे क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ को भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अभिमन्यु जी का गुस्सा तो बहुत ही तेज़ लग रहा है। क्या वह मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाएगा? और अगर उन्होंने मुझे अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार पाया तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? सलोनी बेटा, तू यहाँ क्यों बैठी है? चल मेरे साथ चल। दादी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोल बेटा। आप अभिमन्यु जी पर कोई दबाव मत डालिएगा। मैंने सुना है अक्सर ज़बरदस्ती के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं होता। तो फिर तूने क्या सोचा है? सलोनी, तू क्या करेगी अगर अभिमन्यु ने तुझे नहीं अपनाया? दादी, मेरे परिवार में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है, और मेरी माँ भी बीमार रहती है, सालों से हॉस्पिटल में ही है। पर उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए हैं, जिसके ज़रिए मैं अब
उनकी पत्नी हूँ। वह मुझे अपना माने या ना माने, लेकिन वह मेरे पति हमेशा रहेंगे और ज़िंदगी का क्या है, कट जाएगी। आज ये बात बोल दी है बेटा, दोबारा मत बोलना। तुम अग्रवाल परिवार की बहू हो, ऐसे सड़क पर तुम अपनी ज़िंदगी नहीं काटोगी। बेटा मैं अपने अभिमन्यु को जानती हूँ, वह जितना भी ऊपर से गुस्सा दिखाता है, उसके अंदर प्यार का उतना ही बड़ा समंदर भरा हुआ है। और तू देख लेना, वह तुझे अपनी पत्नी का दर्जा भी देगा और तुझसे बेइंतहा मोहब्बत भी करेगा। आज जो कह रहा है ना कि उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकता, एक दिन वही तेरे बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। अभिमन्यु थोड़ी देर में घर वापस आ जाता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। कुसुमा जी हाथ बांधकर उसकी तरफ देखती हैं और उसके पास जाकर कहती हैं, तू कब तक इस बात से भागेगा? देखिए दादी, मैं उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मान सकता। फिर से वही बकवास शुरू कर दी इस लड़के ने। तू क्यों अपनी दादाजी की तरह बातें कर रहा है? कभी तो तेरे अंदर मेरे लक्षण नजर आने चाहिए। आपके कहने का क्या मतलब है? अभी मेरी तरह बातें कर रहा है मतलब मैं पागल हूँ? दादाजी, तो क्या मैं पागलों की तरह बातें कर रहा हूँ? आप लोगों को समझ नहीं आ रहा? यह मेरी ज़िंदगी है, मुझसे पूछिए मैं कितना परेशान हूँ। परेशानी तेरी अपनी बनाई हुई है, ज़्यादा ड्रामे मत कर और चुपचाप सलोनी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। वह लड़की नम्रता से बहुत अच्छी है। जो लड़की दूसरों के सम्मान के लिए अपना इतना बड़ा बलिदान कर सकती है, वह कैसी होगी इसका अंदाज़ा मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। तूने सिर्फ ऑफिस देखा है और अपना बिजनेस देखा है। तुझे लोगों को पहचानने की अकल नहीं है, वरना इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर इस तरह बाहर नहीं बैठा होता। देखिए दादी, आप लोग इसे अपनी बहू मानते हैं, मानिए, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। कल मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। तू अपनी दादी को जानता नहीं है क्या? अगर तू अभी के अभी सलोनी के पास नहीं गया तो तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आपको जो करना है आप कर सकती हो। दादी, मैं भी आपका ही पोता हूँ, आपकी तरह जिद्दी हूँ। अच्छा ये बात है, तू जानता है ना कि पूरा घर मेरे आगे झुकता है। अभी रुक, अभी देख, अभी बेटा क्यों सोई हुई शेरनी को जगा रहा है? अगर यह शेरनी है तो मैं भी शेर हूँ। माँ जी, आप इस तरह यह सब क्या कर रही है? जिस घर में मेरी बात नहीं मानी जाएगी, जिस घर में बहू का सम्मान नहीं होगा, उस घर में का क्या फ़ायदा? आप मैं पूरे घर को जला दूंगी। दादी, आप केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश कर रही हैं? अरे यह आपने और दादाजी ने मिलकर बनाया है। अरे मूर्ख, यही तो तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तू मेरे और अपने दादाजी के बारे में नहीं जानता? क्या मेरे लिए तेरे दादाजी से बेहतर पति और तेरे दादाजी के लिए मुझसे बेहतर पत्नी कोई और हो सकती है? चलो आज कुसुमा जी ने माना तो सही कि मैं उनके लिए बेहतर पति हूँ, वरना मुझे तो लगता था कि मैं सिर्फ डांट खाने के लिए ही बना हूँ। तू जाता है बहू के पास या डालू मिट्टी का तेल? क्या दादी, आप ज़बरदस्ती मुझसे यह सब काम करवा रही हैं? सीधी तरह से कर देता तो यह सब करने की नौबत नहीं आती। अभिमन्यु गुस्से से ऊपर चला जाता है। नीलिमा जी कुसुम माँ जी के हाथ से केरोसिन का डब्बा लेकर कहती है, क्या माँ, आपको डराने के लिए कुछ और नहीं मिला? वह मेरी बात मान नहीं रहा था, और जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मेरे दिमाग में खुजली होने लगती है और मैं कुछ भी कर देती हूँ। बिल्कुल श्रीमती जी, जिस तरह आपने मुझे पिछली बार स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया था। देखो बड़ू, तुम चालू मत हो जाओ। पता नहीं नालायक सलोनी ने क्या बातें कर रहा है, कहीं बेचारी को डांट तो नहीं रहा है। मेरी दादी भी नंबर 1 की नौटंकी है। अभिमन्यु वहाँ से उठकर चला जाता है, अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा गुस्से से खोलता है। सलोनी बेचारी जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। ये लड़की कौन सा जादू सीख कर आई है जो आते ही मेरे पूरे परिवार को कंट्रोल में कर लिया? अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मासूम सी शक्ल देख दिखाकर सभी का दिल में जगह बना सकती हो तो शायद तुम सही हो। तुम तुम मेरे घर वालों के दिल में तो जगह बना सकती हो, लेकिन मेरे दिल में नहीं। अभी चुपचाप चलकर सबके साथ खाना खा लो और अपना ये भोला और मासूम चेहरा मेरे घर वालों को ही दिखाना, मेरे सामने नहीं। अभिमन्यु वहाँ से चला जाता है। सलोनी अपनी आंखों में आई आंसुओं को साफ करती है और चुपचाप पीछे पीछे चल जाती है। कुसुमा जी कहती है, देखा एक हड़की में कैसे सलोनी को वापस लेकर आ गया। मैं हूँ जो ना। बिल्कुल माँ जी, आप तो ग्रेट हो, वरना मेरा ये बंदर कभी भी सलोनी से बात तक नहीं करता। आप ही हैं जो इससे सलोनी के करीब ला सकती हैं। डांट कर पढ़ाना, यह तो इतना अकड़ में रहता है किसी के सामने झुकता तक नहीं है। तो चिंता मत कर, मैं जिंदा हूँ, अभी देखती हूँ कैसे नालायक झुकता नहीं है। अभिमन्यु सलोनी के साथ बैठकर जल्दी से खाना खा। दादी, मुझे खाना खाना ही नहीं है, मैं विशाल के घर से खाना खाकर आया हूँ। मेरा पेट भरा हुआ है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। आपके कहने पर मैं इसे नीचे खाने के लिए लेकर आया हूँ।
रुक जा चुपचाप वहीं, वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगी मैं। तूने मुझे पागल समझा है? गुस्से में तू खाना कब खाता है? जो तूने विशाल के यहाँ खाना खा लिया। चुपचाप बहू के बगल में बैठ जा, और अगर तूने ज़्यादा अकड़ दिखाई ना तो 1 मिनट में तेरी सारी गर्मी उतार दूंगी। यहीं पर बहू के सामने होगा तो बहुत बड़ा करोड़पति, अपने ऑफिस में दुनिया वालों के लिए। इस घर के अंदर तुझसे अभिमन्यु है, इस घर का बेटा, मेरा पोता। मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की, मेरे सामने गुस्सा दिखाया ना तो तू अपनी दादी का असली रूप देखेगा। भूल गया बचपन में कैसे फोड़ती थी मैं तुझे? दादी की बातें सुनकर सभी को हंसी आ जाती है, सलोनी को भी हंसी आ जाती है। अभिमन्यु गुस्से में उसकी तरफ देखता है। सलोनी चुपचाप बैठ जाती है। सुषमा जी कहती हैं, खबरदार जो मेरे सामने बहू को आंख दिखाने की कोशिश की तो इस घर में सिर्फ मैं सबको आंखें दिखा सकती हूँ। चुपचाप बैठ जा बहू के बगल में, आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, सब तेरी पसंद का खाना बने। अभिमन्यु सलोनी के बगल में बैठ जाता है। कुसुमा जी कहती हैं, अब ऐसे दोनों बैठे रहोगे या खाना भी शुरू करोगे? दोनों जैसे ही निवाला तोड़कर खाने लगते हैं। कुसुमा जी कहती हैं, रुक जाओ, अब दोनों अपने अपने हाथ का निवाला एक दूसरे को खिलाओ। अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है तो सलोनी के चेहरे पर डर। मैंने कहा खिलाओ एक दूसरे को। सलोनी और अभिमन्यु एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। अभिमन्यु बिना सलोनी की तरफ देखे उसके मुंह में निवाला डाल देता है। इधर सलोनी अभिमन्यु की तरफ देखती है और सलोनी मन में कहती है, दादी की ज़बरदस्ती से ये मेरे साथ तो है, लेकिन मैं जानती हूँ ये मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन अभिमन्यु जी, आप चाहे हमें पसंद करें या ना करें, लेकिन अब तो आपके साथ हमारा रिश्ता 7 जन्मों के लिए बंध गया है। आप अगर हमसे पूरी ज़िंदगी भी नफ़रत करेंगे ना तो भी हम आपसे नफ़रत नहीं कर पाएंगे। अभिमन्यु खाना खाकर कमरे के अंदर चला जाता है। कुसुमा जी सलोनी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। देख बेटा, वैसे तुम्हें घर की बड़ी हूँ, मुझे तुझसे यह सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी बनकर नहीं बल्कि मैं तेरी दोस्त बनकर और एक औरत होने के नाते तुझे समझा रही हूँ। मेरा जो पोता है ना वो बहुत गुस्से वाला है, एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन तू चांद जैसी खूबसूरत है। अपने पति को अपने हुस्न के जाल में फंसा जा। वैसे तो आज तुम दोनों की सुहागरात है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा नालायक कुछ नहीं करने वाला, इसलिए अपने पति को रिझाओ। तू समझ रही है ना मैं तुझे क्या समझा रही हूँ? दादी मैं कैसे करूँगी? आपने देखा ना, वो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं और उन्हें अपने सामने देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। कोशिश करके देख, बाकी मैं हूँ ना। सलोनी डरते डरते कमरे में जाती है। अभिमन्यु बाथरूम में था। सलोनी लंबी सांस लेती है और जल्दी से जाकर दूध सिरहाने पर रख देती है और वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु बाथरूम से निकलता है और सलोनी की तरफ देखता है, गुस्से में जाकर बेड पर लेट जाता है। अब सर पर खड़े होकर तुम क्या कर रही हो? अभिमन्यु उठता है, अलमारी खोलकर एक चादर और एक तकिया निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है। अब यह मत समझना कि तुम मेरे साथ इस कमरे में रह रही हो तो मेरी हर चीज़ का तुम्हारा हक है। मेरे घर वालों के लिए होगी तुम बहुत अच्छी, पर मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखती हो। मेरी किसी भी चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। चुपचाप ज़मीन पर अपना बिस्तर लगा हुआ है, सो जाओ। अगर बाहर किसी को भी ये बताने की कोशिश की कि तुम ज़मीन पर सोई थी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादी ने आपके लिए दूध भेजा है। दूध की तरफ देखता है, दूध का गिलास उठाकर बाहर फेंक देता है। सलोनी डर की वजह से एक जगह सिकुड़ जाती है और चुपचाप चादर बिछाकर बेचारी ज़मीन पर लेट जाती। अभिमन्यु एसी ऑन करके लाइट बंद करके सो जाता है। सलोनी को नींद नहीं आती, वह बार बार करवट बदलती है। तभी रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। अभिमन्यु ने ब्लैंकेट नहीं दिया था। सलोनी बेचारी ज़मीन पर ही ठंड की वजह से कांपने लगती है। सलोनी उस चादर को ओढ़कर एक किनारे में चुपचाप बैठ जाती है और दीवार का सहारा लेकर सिर टिका लेती है और वहीं पर बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह खटपट की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती हैं। देर रात तक सलोनी को नींद नहीं आ पाई थी, इसलिए सुबह उसकी आंखें जल्दी नहीं खुलती हैं। सलोनी घबराकर एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है। अभिमन्यु बाथरूम में था। सलोनी सिर पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, आज मेरा ससुराल में पहला दिन था और मैं 8 बजे तक सोती रही। पता नहीं दादी और माँ क्या सोचेंगे मेरे बारे में। सलोनी जल्दी से उठकर बैठ जाती है और अभिमन्यु के बाथरूम से निकलने का इंतजार करने लगती है। अभी अभिमन्यु बाथरूम से निकल कर आता है। इसमें उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। जैसे ही सलोनी की नज़र उस पर पड़ती है, सलोनी अपनी आंखें बंद करके पीछे घूम जाती है। अभिमन्यु उसको ऐसा करता देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। यह सब क्या ड्रामा कर रही हो? तुमसे किसने कहा था यहाँ दरवाज़ा के सामने खड़े होकर देखने के लिए? इधर उधर भी तो हो सकती थी ना।
एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे कमरे पर में तुम्हें रहना है तो सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देना। मुझे देर तक सोने वाले लोग पसंद नहीं। सलोनी जल्दी से भागकर बाथरूम में जाती है और नहा धोकर जल्दी से नीचे पहुंचती है। सभी को नाश्ते के टेबल पर देखकर उसे बहुत डर लगता है कि अब सारे घर वाले उसे बहुत सुनाएंगे। नीलिमा जी सलोनी को देखकर कहती है, वहाँ पर क्यों खड़ी हो बेटा, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। माँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हम इतनी देर तक कभी सोते नहीं हैं, बल्कि कल रात को हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम देर तक सोते रही। पता नहीं कब नींद आई थी, हम सुबह 8 बजे तक सोते रहे। हम वादा करते हैं हम कभी इतनी देर तक नहीं सोएंगे। हम कल से जल्दी उठकर बैठेंगे और सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाएंगे। तो इतना डर क्यों रही है बेटा, हम सब लेट ही सोकर उठते हैं। इस घर में सिर्फ एक ही उल्लू है जो सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ देता है, वह तेरा पति। और तुझे नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है जब घर में इतने नौकरों की फ़ौज है। तो तू बस आराम से 9 बजे बिस्तर छोड़, नहा धो और सीधे नीचे आ जा। सलोनी हैरानी से सबकी तरफ देखती है। कुसुमा जी कहती है, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रही है बेटा, जल्दी से बैठ जा, नाश्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैं प्लेट से उछल कर बाहर निकल जाऊंगा, मुझे खा लो। सलोनी सभी के पैर छूती है। कुसुमा जी मुस्कुरा कर कहती है, नीलिमा देखा कितनी होनहार है हमारी बहू, सबके पैर छूती है। तूने कभी मेरे पैर छुए, उल्टा मुझसे जबान और लड़ाती है। माँ जी, जब मैं भी नई नई आई थी तो मैं भी आपके पैर छूती थी, बाद में फिर धीरे धीरे मैंने बंद कर दिए। हाँ, हमेशा छूने की क्या ज़रूरत है, सास के पैर छुएगी तो छोटी नहीं हो जाएगी। दयानंद जी कहते हैं, श्रीमती जी अगर बहू से लड़ना बंद हो गया हो तो दया करके इस नाश्ते को खाना शुरू करो। नई नवेली बहू आप दोनों का झगड़ा हुआ देखेगी तो उस पर भी क्या असर होगा, आगे चलकर वह भी आपसे इसी तरह से झगड़ा करेगी। अभिमन्यु नीचे उतर कर आता है और नाश्ते की टेबल पर सलोनी को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सीधे बाहर की तरफ जाने लगता है। मयंक जी कहते हैं, बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस जा रहा है। जी पापा, मैं ऑफिस में ही नाश्ता कर लूँगा, देर हो रही है। सलोनी मन में कहती है, इन्होंने मेरी वजह से नाश्ता नहीं किया, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी वजह से इन्होंने नाश्ता नहीं किया और भूखे ही चले गए। सलोनी अपनी ही सोच में डूबी थी। नीलिमा जी कहती है, बेटा अब तू तो नाश्ता कर ले, तू क्यों बैठे बैठे सोच रही है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि वह नालायक तुम्हारी वजह से बिना नाश्ता किए चला गया तो डोंट वरी, कोई टेंशन मत ले, वह घर पर जाकर नाश्ता कर लेगा, क्योंकि मेरा बेटा भूखा नहीं रह सकता, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अभिमन्यु चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, 2 घंटे ड्रामा दिखाएगा, उसके बाद पेट भर के खाना खाएगा जैसे कल रात में खाया। भूल गई तू, इसलिए अपनी आत्मा मत जला, तू भी पेट भरकर आराम से खा और मन चंगा कठौती में गंगा। जयराम जी की नाश्ता करो बेटा। मयंक जी पूछते हैं, वैसे बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। हमारे परिवार में सिर्फ हमारी माँ है, हमें जब से होश संभाला है सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उन्हें पाया है। माँ बताती है कि जब हम 2 साल के थे तब पिताजी एक हादसे में मौत हो गई थी, बाकी परिवार के नाम पर और कोई नहीं है। हमारी माँ भी बहुत बीमार रहती है, इस वक्त वह हॉस्पिटल में है। तुम्हारे परिवार में तो सिर्फ तुम्हारी माँ है और वह भी हॉस्पिटल में है, तो बेटा तुम्हारी शादी के बारे में तो पता ही नहीं होगा उन्हें। चलो हम सब मिलकर तुम्हारी माँ से मिलने चलते हैं, आखिर उन्हें पता तो होना चाहिए उनकी बेटी की शादी किस परिवार में हुई है। नीलिमा जी कहती हैं, लेकिन अभिमन्यु को अच्छा लगेगा कि हम इस तरह सभी एक साथ ऐसी जगह पर जाएं। तुम जानते हो मेरा मतलब स्टैंडर्ड। आप क्या बोल रही हैं नीलिमा जी। सलोनी हमारे परिवार की बहू है, बन गई है, मतलब इसका स्टैंडर्ड हमारे के बराबर हो गया है। अभिमन्यु की टेंशन आप बिल्कुल मत कीजिए, उसे मैं देख लूँगा। सलोनी सभी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। नीलिमा जी बाहर से हॉस्पिटल की हालत देखकर कहती है, आप अभी भी मेरी बात मान लीजिए, हम ज़रूर मीडिया की नज़रों में आ जाएंगे और इसके बाद सबको पता चल जाएगा कि हमारी बहू किस फैमिली से बिलोंग करती है। अभिमन्यु को यह सब अच्छा नहीं लगेगा, आप जानते हैं ना उसे अपने स्टैंडर्ड कितना प्यारा है। हॉस्पिटल में हलचल मच जाती है, सभी एक दूसरे से बातें करते हैं। अग्रवाल फैमिली चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या करने आई है, कोई कहता है चैरिटी के लिए आए हैं, कोई कहता है डोनेशन के लिए आए हैं। सलोनी अपनी माँ के पास पहुँच जाती है जो दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो रही थी। सलोनी अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, माँ आप कैसी हैं। जैसे सलोनी की माँ सलोनी की तरफ देखती है वह हैरान हो जाती है। ये सब क्या है बेटा, तुम्हारी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, तूने शादी कर ली, किससे, कब, आपने माँ को नहीं बताया। 2 दिन से डॉक्टर से तेरे बारे में पूछ रही थी उन्होंने कहा कि तू मिलने नहीं आई, तेरा कोई फ़ोन भी नहीं आया, तो मुझे लगा शायद तू पढ़ाई में व्यस्त होगी। नमस्ते बहन जी, मैं मयंक अग्रवाल। आपने शायद सुना तो होगा, अग्रवाल इंडस्ट्रीज़, मैं उसका मालिक हूँ। आपकी बेटी हमारे परिवार की बहू है। सलोनी बेटा ये सब तेरे ससुराल वाले, तेरी शादी इतने बड़े घर में कैसे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
कुसुमा जी कहती हैं तुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, नियति में यही लिखा था कि तेरी बेटी को हमारे घर की बहू बनना है, इसलिए यह सब कुछ हुआ। बाकी सारी बातें हम तुझे समझाएंगे, पर अभी तू हमारे साथ यहाँ से चल। हम अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए हम तुम्हें अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। अभिमन्यु मीटिंग ख़त्म करके बाहर निकलता है। सभी उसे बधाई देते हैं कि यह कॉन्ट्रैक्ट भी उसे ही मिला है। मिलेगा क्यों नहीं भाई, आजकल उसका पूरा परिवार समाज सेवा में जो उतारू हो गया है, उसका थोड़ा बहुत फल तो बेटे को भी मिलना चाहिए। वनराज, अगर तूने मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बोला ना, तो पिछली बार की मार शायद तू भूल गया है। इस बार ऐसा मारूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं नहीं बोल रहा, मीडिया बोल रही है। एक बार टीवी ऑन करके देख, मोबाइल ऑन करके देख, तेरी फैमिली आजकल चैरिटेबल हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही है भाई। और इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा रुतबा, और तूने शादी एक सड़क छाप लड़की से की। जस्ट शट अप। मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलना, वरना हालत ख़राब कर दूंगा। विशाल, फेसबुक खोल कर दो मुझे। बकवास कर रहा है यह, और तू इसकी बातों में आ रहा है। गिव मी योर मोबाइल। जैसे ही मोबाइल में अभिमन्यु देखता है, उसका पारा चढ़ जाता है। वह मोबाइल को ज़मीन पर पटक देता है और गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। विशाल मोबाइल की तरफ देखकर कहता है, क्या गलती थी इस मोबाइल की। अभिमन्यु के गुस्से की भेंट जो चढ़ गया। वनराज, तुझे बड़ा शौक है ना दूसरों के घरों में आग लगाने की। चिंता मत कर, एक दिन तेरे खुद के घर में ऐसी आग लगेगी जिसे तू बुझा भी नहीं पाएगा। जा, जाकर पहले अपनी बिगड़ेल दोस्त को संभाल, बाद में मुझे ज्ञान देना। बड़ा आया। दादाजी, पापा, दादी माँ, सब लोग बाहर आइए। अब क्या हो गया जो पूरे घर को सिर पर उठा रखा है तूने। आज आप लोग गए कहाँ थे, क्यों? क्या अब तुझे बताकर कहीं भी जाना होगा? हमारा मन, हम कहीं भी जाए। तू कौन होता है सारे सवाल पूछने वाला? दादी, अगर आप कहीं भी गई होती तो मुझे आपसे एक भी सवाल नहीं पूछना होता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरी इज्जत डुबोने के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में गए थे। मैं पूछ सकता हूँ कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप क्या करने गए थे? चैरिटेबल हॉस्पिटल जाने से तेरी इज्जत खराब हो गई। मान लो कि हम वहाँ पर डोनेशन देने गए थे, इसमें कोई बुराई है? अगर डोनेशन देने जाते तो कोई बुराई नहीं होती, तारीफ होती। लेकिन आप वहाँ एक औरत से मिलने गए थे, आपने उसे वहाँ से निकाल कर एक सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। और वह औरत कौन है उसका भी पता मुझे चल चुका है। मेरे साथ साथ पूरे शहर को पता चल चुका है। आपको पता है लोग मुझसे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, कि मैंने एक सड़क छाप लड़की से शादी की है। मैं यही नहीं चाहता था और आप लोगों ने यही कर दिया। मैं नहीं चाहता था एक घटिया लड़की की पहचान पूरी दुनिया के सामने आए। खबरदार जो मेरी बहू को घटिया बुलाया, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। शर्म नहीं आती तुझे इस घर की लक्ष्मी को गाली देते हुए, उसे घटिया बोलते हुए? बहू, आपने माना होगा, मैंने अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया इसे इसलिए इसका मेरे लिए कोई वजूद नहीं है। और ज़बरदस्ती आप अगर इसे मुझ पर थोपने की कोशिश करेंगे तो ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। दादी, आप अच्छी तरह जानती है मुझे मेरी रेपुटेशन कितनी प्यारी है। वह वनराज जो मेरी नज़रों से डरता था, आज मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर रहा है, मुझे जवाब दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है। किसी गरीब की लड़की से शादी करना पाप होता है, गुनाह होता है। आप लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि तेरी पत्नी किसी रईस परिवार की नहीं है। तो फिर तो तेरा और भी मजाक करना चाहिए, क्योंकि तेरी जगह तेरी दादी है ना, यह भी किसी रईस परिवार से नहीं है। तेरी दादी इस परिवार में काम करने वाली एक नौकर की बेटी है। क्या बातें कर रही हैं आप दादी? हाँ, तुझे यकीन नहीं है? पूछ अपने दादाजी से, पूछो अपने पापा से। दादाजी, ये दादी क्या कह रही है? सच बोल रही है बेटा। बैठ जा, आज मैं तुझे बताता हूँ कि तेरी दादी की शादी मेरे साथ कैसे हुई। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तेरी दादी की और मेरी शादी बिल्कुल अनोखी थी। विदेश में पढ़ाई करके मैं वापस आया था। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी, उनकी सेवा करने के लिए एक औरत आया करती थी। एक दिन वह औरत बीमार हो गई, उसकी जगह उसकी बेटी मेरी माँ की सेवा करने के लिए आई। लड़की कोई और नहीं बल्कि तेरी दादी थी। कुछ दिनों तक उस लड़की ने ही मेरी माँ की सेवा की। मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरी पहली बात तो वह बहुत नकचड़ी थी, दूसरी एक नौकरानी। पर उस वक्त मैं नहीं जानता था कि यही नकचड़ी लड़की मुझे ज़िंदगी भर झेलने को मिलेगी। एक दिन माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए उस लड़की को रात भर मेरे घर पर रुकना पड़ा। मैं अपने दोस्तों के साथ रात में पार्टी करके वापस आया। बाहर बरसात की वजह से मैं भीग गया था, मुझे बापूजी से बहुत डांट खानी पड़ी। इसके बाद माँ की हालत ज़्यादा ख़राब होती देख बापूजी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले गए। अब घर में सिर्फ एक नौकर और एक मैं, और वह लड़की। पूरी रात हम दोनों साथ में रहे, वह दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में। लेकिन ये समाज है ना बेटा, हम दस दस तरीके की बातें करता है। अगले दिन ही समाज में बातें होने लगी
कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की अकेले कैसे रहे होंगे। उस लड़की के चरित्र पर उंगलियां उठने लगी। उसकी माँ रोते रोते बापूजी के पास आई और उनके पैर में गिर गई और बाबूजी अब उस औरत को वचन दे दिया कि उसकी बेटी इस घर की बहू बनेगी। उसके बाद क्या था, उस लड़की से मेरी शादी हुई जिससे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तू जानता है, पूरे 2 साल तक मैंने तेरी दादी से बात तक नहीं की थी, लेकिन इसके बाद उसकी अच्छाई मेरे दिल में सम बसने लगी और आज उसने मेरे इस घर संसार को इतना बड़ा कर दिया। अब तू बता, तेरे लिए इससे अच्छी दादी कोई हो सकती है। अभिमन्यु वहाँ से बाहर चला जाता है। कुसुमा जी सलोनी की तरफ देखकर कहती है, तू चिंता मत कर, अब ये बिल्कुल सही रास्ते पर चलेगा। दादी आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिलेगा। अब सब बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। विशाल, मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता, मैं उसे कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकता हूँ। यार दादी की कहानी नहीं ने तो इमोशनल कर दिया, लेकिन मेरे भाई तो अपने दिल में एक से एक सवाल पूछ, इसके बाद तुझे जवाब दे। इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये गरीब परिवार से है, या फिर तेरे दिल में कोई और है पहले से ही बसी हुई है, इसलिए तो उसे अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देना चाहता। अगर तेरी शादी नम्रता से हो जाती, क्या तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता। मैं क्या करूं अगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। भाई, तूने अभी तक उस लड़की को एक नज़र देखा तक नहीं है। सच बता, तूने आज तक उसकी शक्ल देखी एक बार ढंग से? देख यार, बहुत ही मासूम और प्यारी है वह नम्रता से तो बहुत अच्छी है, तेरी पत्नी है। वह एक बार अपना घमंड अहंकार एक किनारे रखकर सोच, जो अपनी सहेली के लिए इतना बड़ा बलिदान कर सकती है, वह अपने परिवार के लिए क्या नहीं कर देगी। तू बेवकूफ़ है, वह मेरे घर वाले भी बेवकूफ़ हैं। वह लड़की बहुत चालाक है। उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि ये जानती है कि मैं इतना पैसे वाला हूँ। उसने कोई बलिदान नहीं किया बल्कि अपना जीवन संवारा है। उसमें एक एक पैसे के लिए तरसती थी वह। अब इतने बड़े करोड़पति परिवार की बहू बन गई है, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो भला कौन लड़की मना नहीं करेगी। उसे तो घर बैठे रसगुल्ले खाने को मिल गई। अभिमन्यु देर रात को घर लौटता है। आज उसने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी। वैसे वह ड्रिंक करता नहीं था, लेकिन आज टेंशन की वजह से थोड़ी पी ली, जिसका उसे हल्का फुल्का नशा हो गया था। इसलिए सबसे नज़रें बचाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। सलोनी जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रही थी। अभिमन्यु तेजी से दरवाज़ा खोलता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन वह अभिमन्यु की तरफ नहीं देखती, करवट लेकर लेटी रहती है। अभिमन्यु सलोनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मेरा चैन और सुकून छीन कर देखो कैसे आराम से सो रही है। इस लड़की के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं है। यह अच्छी तरह जानती है कि मैं इसे पसंद नहीं करता, मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे दूंगा, मैं इसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मेरे घर में बनी हुई है। इसकी जगह अगर कोई और होता तो कब का घर छोड़कर चला गया होता, लेकिन यह महारानी क्यों जाएगी। झोपड़ी से उठकर महलों में आ गई है। पति का प्यार ना सही, ऐशो आराम की ज़िंदगी तो मिल ही रही है, दौलत और शोहरत तो मिल ही रही है, बाकी परिवार वालों का प्यार तो मिल ही रहा है। तो दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि ये सब सुनने के बाद सलोनी आखिर क्या करने वाली है, और अभिमन्यु क्या उसे घर से निकालेगा और क्या परिवार वाले उसे घर से जाने देंगे। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।